नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो आज आई डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुंडली में पैसा यानी वेल्थ कैसे देखें थ्रू नक्षत्रास। और ये टॉपिक बहुत डिमांडेड था, इसलिए आज मैं ये लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले आई मस्ट टेल यू कि 5 सितंबर टीचर्स डे, इट्स सैटरडे, और उस दिन आई एम कंडक्टिंग दी वर्कशॉप ऑन ट्रांजिट्स एंड अष्टक वर्ग, स्नैपशॉट रूल्स, और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह नाड़ी में ट्रांजिट्स को हम डिकोड करते हैं। सो इट्स अ पेड वर्कशॉप, 4200 रुपीज़ इज द फीस। जिनको एनरोल होना है दे कैन गेट एनरोल्ड। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पे, आई विल सेंड यू द लिंक्स फॉर द फर्दर एनरोलमेंट। 5 सितंबर 6 PM ये जूम पे सेशन होगा। एनीवेज, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। अब मेन बात नक्षत्र एंड वेल्थ। देखिए, अगर आप सत्य जातकम पढ़ोगे, सत्य जातकम यानी ध्रुव नाड़ी बाय ऋषि सत्याचार्य, तो वहाँ पे एक चैप्टर आता है नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर। नक्षत्र सिद्धांत का जो चैप्टर है वहाँ पे नव तारा का कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है। नव तारा आपने बहुत सुना होगा, तो जिस शास्त्र में मेंशन्ड है वो भी सुन लीजिए। तो सत्य जातकम जो है ध्रुव नाड़ी, उसमें नक्षत्र का के ऊपर जो चैप्टर है, बेसिकली इट इज गिवन अराउंड दी पेज नंबर 40 और 41। अब इस चैप्टर की खास बात यह है कि यहाँ पे नव तारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, और आपको पता है नव तारा कॉन्सेप्ट को अब कैसे यूज करना है। देखिए, नव तारा कॉन्सेप्ट में संपत नक्षत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र। संपत नक्षत्र यानी आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड जो नक्षत्र है वो संपत होगा। मान लो मेरा जन्म नक्षत्र अश्विनी है, तो अश्विनी से सेकंड जो नक्षत्र है दैट इज भरिणी, तो मेरा संपत नक्षत्र विल बी भरिणी। सपोज मेरा जन्म नक्षत्र अगर उत्तर भद्रपदा है, सो जो संपत नक्षत्र होगा वो उत्तर भद्रपदा से अगला जो नक्षत्र है दैट इज रेवती विल बी दी संपत। तो संपत नक्षत्र आर दी सेकंड नक्षत्र टू योर जन्म नक्षत्र। अब सिर्फ वो सेकंड नक्षत्र नहीं होगा, बल्कि उस नक्षत्र, मतलब वो जो सेकंड नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र को जो रूल करने वाला प्लैनेट होगा, उस प्लैनेट के बाकी सारे नक्षत्र भी संपद हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, सपोज मेरा चंद्रमा का नक्षत्र उत्तर भद्रपदा है, इन सेकंड टू मून बेसिकली आई हैव रेवती नक्षत्र बेसिकली। सो रेवती इज माय संपत नक्षत्र। तो संपत नक्षत्र रेवती भी होगा, अश्लेषा भी होगा, ज्येष्ठा भी होगा। क्यों? क्योंकि अश्लेषा भी बुध का नक्षत्र है, रेवती भी बुध का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा भी बुध का नक्षत्र है। सो द थिंग इज, जितने भी आपके उस प्लैनेट के नक्षत्र होंगे ना, वो आपके संपत नक्षत्र बन जाएंगे। तो सपोज किसी का जन्म नक्षत्र, वही एग्जाम्पल अश्विनी है, तो भरिणी संपत नक्षत्र हो गया। तो शुक्र के जो बाकी दो नक्षत्र बचे, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वषाढ़ा, तो पूर्व फाल्गुनी और पूर्वषाढ़ा नक्षत्र भी संपत हो जाएगा। नाउ संपत नक्षत्र दे आर वेल्थ गिविंग नक्षत्र। अब इसके प्रेडिक्टिव रूल्स जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सत्याचार्य जी हमेशा कहते हैं लगन और चंद्र लगन में से स्ट्रॉन्गर को चुनो। अगर आपको विंशोत्तरी दशा भी कैलकुलेट करनी है, वो चंद्र नक्षत्र से होगी या लगन नक्षत्र से होगी, वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब आपके लगन नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र, किससे हमें विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करनी है, किससे हमें नवतारा स्कीम कैलकुलेट करनी है, वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा। एंड महर्षि सत्याचार्य जी सेज कि चूज दी स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज, इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग चूज करो। अब आप चंद्र और लगन की स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? काफी लोग का तो यही क्वेश्चन रहता है स्टार्टिंग से कि पता कैसे लगेगा कि चंद्रमा स्ट्रांग है कि लगन स्ट्रांग है। तो कुछ मत करें, अपनी कुंडली खोलें, अपनी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग खोलें। सर्वाष्टक वर्ग में देखो चंद्रमा जिस घर में बैठा है कितने बिंदु हैं, और लगन में कितने बिंदु हैं। अगर लगन में ज्यादा बिंदु हैं सर्वाष्टक वर्ग में, देन नो डाउट योर लग्ना इट्स मोर पावरफुल। और अगर आपके चंद्र राशि वाले घर में ज्यादा बिंदुज हैं लगन के मुकाबले, तो आपका चंद्र लगन इज मोर पावरफुल। जो आपका ज्यादा पावरफुल होगा, आपको उसी का नक्षत्र विंशोत्तरी दशा कैलकुलेशन के लिए भी यूज करना है, उसी का नक्षत्र नवतारा स्कीम के लिए भी कैलकुलेट करना है। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए, लगन में 25 बिंदुज हैं सर्वाष्टक वर्ग में, चंद्रमा जिस घर में बैठा है वहां 30 बिंदुज हैं सर्वाष्टक वर्ग में। तो जहां पे 30 बिंदु हैं, हमें चंद्रमा का ही नक्षत्र लेना पड़ेगा। फिर हम चंद्रमा के ही नक्षत्र से आपकी विंशोत्तरी दशा और चंद्रमा के ही नक्षत्र से आपका
संपत तारा निकालेंगे। समझ गए? संपत तारा कुछ नहीं है, जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र। अब हम जन्म नक्षत्र लेना सीख रहे हैं, जो कि चंद्र या लगन में से वो होगा जो सबसे स्ट्रांग है। क्लियर? ठीक है। दूसरा एक मेथड लगन और चंद्र लगन में से कौन स्ट्रांग है उसको निकालने का ये है कि अगर आप मदुराई कृष्णमूर्ति शास्त्री जी को जानते हो, जिन्होंने जैमिनी ज्योतिष में काफ़ी काम करा है, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। इन दैट आर्टिकल उन्होंने मेथड दिया था स्ट्रेंथ ऑफ द राशि कैलकुलेट करने का, स्ट्रेंथ ऑफ द साइंस। तो बेसिकली सूत्र इतना सा है, ये सूत्र सोमनाथ जी की जो जैमिनी सूत्राज हैं उसमें मैंशनड है। तो सोमनाथ जी की जो कमेंट्री है जैमिनी सूत्राज में, सोमनाथ जी की कमेंट्री के अंदर ये सूत्र मेंशन्ड है। और चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 3 में ये मेंशन्ड है, सोमनाथ जी की जैमिनी सूत्रास की ट्रांसलेशन में कमेंट्री पे, सॉरी। अब सूत्र तो ये कहता है कि पहले तो आप देखो किस राशि में ज्यादा ग्रह हैं। जिस राशि में ज्यादा ग्रह होंगे वो राशि ज्यादा पावरफुल होगी। मान लो आपके लगन में कोई ग्रह है नहीं, ठीक है, और चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह बैठा है, तो चंद्र राशि बली हो गई। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है उस राशि में ज्यादा प्लैनेट हैं, लगन में प्लैनेट नहीं है, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब अगर सपोज आपके लगन और चंद्र लगन में दोनों में बराबर बराबर प्लैनेट हो, तो आप कैसे बोलोगे? तो जहां पे उच्च का प्लैनेट होगा वो राशि ज्यादा पावरफुल होगी। मान लो मेरे चंद्रमा के साथ कोई उच्च का प्लैनेट बैठा है, तो चंद्र राशि मेरी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगर मेरे लगन में कोई उच्च का प्लैनेट बैठा है तो बेसिकली मेरा लगन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अगर आपका सपोज उच्च का प्लैनेट दोनों जगह है, देन अगेन वही रूल लगाइए कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स कहां पे ज्यादा हैं। तो जिस राशि में ग्रह होता है वो उस राशि से ज्यादा पावरफुल होती है जिसमें कोई ग्रह नहीं होता। जिस राशि में उच्च का ग्रह होता है उससे ज्यादा पावरफुल होती है जहां पे नॉर्मल अपनी डिग्निटी में प्लैनेट्स पड़े हों। तो सपोज एग्जांपल के लिए मेरे लगन में 2 ग्रह बैठे हैं, उसमें से एक प्लैनेट उच्च का है, चंद्रमा अकेला बैठा है, तो मेरा लगन ज्यादा पावरफुल होगा। सिमिलरली अगर चंद्रमा के साथ कोई उच्च का प्लैनेट है और लगन में एक ही प्लैनेट बैठा है या लगन खाली है, तो मेरा चंद्रमा ज्यादा पावरफुल होगा। अब जो पावरफुल होगा हमें उसका नक्षत्र लेना है, उसी से हम विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करेंगे और आप देखोगे उससे दशा के जो आपको रिजल्ट मिलेंगे बहुत वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। लग्न नक्षत्र से यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स इन दी विंशोत्तरी दशा। क्लियर? सिमिलरली संपत तारा भी ऐसे कैलकुलेट होगा। तो सेकंड नक्षत्र आप देखो, जो वो नक्षत्र है उस नक्षत्र, उस प्लैनेट जो उस नक्षत्र को रूल करता है, उस प्लैनेट के सारे नक्षत्र संपत बन जाएंगे, बचे हुए 2। क्लियर? अब टेक्निक क्या है संपत नक्षत्र की? तो संपत नक्षत्र की पहली टेक्निक कि बृहस्पति जब ट्रांजिट में, बृहस्पति जब गोचर में संपत नक्षत्रों में गोचर करेगा, तब जातक के पास पैसा आएगा, वेल्थ आएगी, लक्ष्मी आएगी। मतलब सपोज वही एग्जाम्पल, मेरा उत्तर भद्रपदा नक्षत्र है, मेरा संपत नक्षत्र रेवती है, तो बृहस्पति जब रेवती नक्षत्र में आएगा, या बृहस्पति जब अश्लेषा नक्षत्र में आएगा, या बृहस्पति जब ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा, उस साल मेरे को पैसा आएगा, वो साल मेरे लिए फाइनेंशियली बड़ी गोल्डन जाएगी। क्यों? क्योंकि संपत नक्षत्र के अंदर बृहस्पति का गोचर हो रहा है। नंबर 2, ये जो संपत नक्षत्र हैं आपकी कुंडली में, जो 3 संपत नक्षत्र हैं, इन तीनों संपत नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह अपनी दशा में आपको पैसा देगा। ये भी सेकंड नंबर रूल। तो ट्रांजिट का रूल इतना सा कि संपत नक्षत्र के अंदर बृहस्पति का गोचर बहुत गोल्डन माना गया। तो अगर सपोज किसी का जन्म नक्षत्र है शताभिषक, तो जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र यानी उत्तर भद्रपदा हो गया संपत नक्षत्र, तो शनि के जितने नक्षत्र हो जाएंगे वो संपत होंगे, उत्तर भद्रपदा, अनुराधा और पुष्या, ये हो गए आपके संपत नक्षत्र। तो गुरु जब इन नक्षत्रों में गोचर करेगा तब जातक को पैसा देगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो ये है कि इन संपत नक्षत्रों में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मतलब उत्तर भद्रपदा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, पुष्या में कोई प्लैनेट है, अनुराधा में कोई प्लैनेट है, संपत नक्षत्रों के अंदर एग्जैक्टली उस नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है, तो उस ग्रह की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी तब तब आपको पैसा आएगा। मतलब जब भी संपत नक्षत्र वाले ग्रह की महादशा अंतरदशा आपको आए तब तब आपके पास पैसा आना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। सो इट विल बी अगेन वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। क्लियर? अब संपत नक्षत्र क्लियर हो गया, हमें ये पता लग गया कि संपत नक्षत्र के
अंदर जब बृहस्पति गोचर करेगा वो अच्छा जाएगा। संपत नक्षत्रों में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट की दशा के अंदर जातक को बड़ा पैसा मिलेगा। क्लियर, ये वेल्थ का एक बहुत ज़बरदस्त सूत्र है। दूसरा, आपको ये भी पता लग गया कि अगर आपका लगन ज़्यादा स्ट्रांग हो, लगन में अष्टक वर्ग बिंदु ज़्यादा हो चंद्र लगन के मुकाबले, लगन में ग्रह ज़्यादा हो चंद्र लगन के मुकाबले, लगन में उच्च के ग्रह बैठे हों, तो आपको लगन के नक्षत्र से बेसिकली आपको अपनी विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करनी है, जो कि अगेन विल बी वेरी एक्यूरेट फॉर यू। क्लियर, ये भी आपको क्लियर हो गया। दूसरा, आप एक चीज लिखें कि कुंडली में भृगु बिंदु जो है, भृगु बिंदु है क्या? देखो, भृगु बिंदु चंद्र और राहु का मिड पॉइंट, इतना रट्टा तो सबने लगाया है कि चंद्र और राहु का जो मिड पॉइंट है दैट इज भृगु बिंदु। अब CS पटेल जी ने अपनी एक बुक में मेंशन भी किया है कि मून सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में, इसलिए हम चंद्रमा के और राहु के मिड पॉइंट को देख रहे हैं भृगु बिंदु के लिए। लेकिन भृगु बिंदु हर प्लैनेट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। वीनस और राहु का मिड पॉइंट बन जाएगा भृगु बिंदु फॉर टेकिंग द रेफरेंस इनटू वीनस अकाउंट। बेसिकली सैटर्न और राहु का मिड पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे तो जो पॉइंट आएगा वो भृगु बिंदु एक्ट करेगा शनि और राहु के बीच में। मरकुरी अगर आप लोगे, मरकुरी और राहु के बीच का मिड पॉइंट देखोगे तो बेसिकली जो पॉइंट आएगा वो भृगु बिंदु एक्ट करेगा मरकुरी और राहु के बीच में। थिंग इज, चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, नक्षत्र के लिए भी चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, दशा के लिए भी, आपकी काल चक्र दशा हो गई या आपकी जितने भी ज्यादा अगर दशा हो गई, चंद्रमा के नक्षत्र पे काफी कुछ डिपेंड करता है। इस कारण से मून और राहु के मिड पॉइंट को हम भृगु बिंदु लेते हैं। अदरवाइज भृगु बिंदु आप हर प्लैनेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, आप वीनस और राहु के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, उनके मिड पॉइंट से भी भृगु बिंदु आ जाएगा। आप मरकुरी राहु के मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, आप जुपिटर राहु के मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, आप सैटर्न राहु के मिड पॉइंट से कर सकते हो। और आप मेरी बात मानो, अगर आप ये सिस्टम बनाओ, आप हर एक प्लैनेट का इस तरह भृगु बिंदु कैलकुलेट करो और उसमें ट्रांजिट्स को स्टडी करो तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मतलब वीनस और राहु का मिड पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करोगे भृगु बिंदु की कैलकुलेशन की तरह, तो वो जो पॉइंट आएगा, जो भृगु बिंदु आएगा वीनस के लिए, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके मैरिज रिलेशनशिप के लिए। तो देखो, जब उसमें गोचर हो रहा है तो मैरिज रिलेशनशिप में क्या इवेंट हो रहा है, ये आपको एक हिंट दे दिया कि किस तरह आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। CS पटेल जी ने भी दिया है कि यू कैन ट्राई टू यूज दिस सिस्टम। क्लियर? हाँ, छोड़ो, ये तो बहुत लंबी बात हो गई, मुझे पता है कोई कैलकुलेट करेगा नहीं, तो इस कारण से हम बात करते हैं चंद्रमा और राहु के मिड पॉइंट की, जिसको आप लोग सब भृगु बिंदु कहते हो। तो बेसिकली आपका भृगु बिंदु जिस राशि में आएगा या जिस नक्षत्र में आएगा, भृगु बिंदु का नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भृगु बिंदु के नक्षत्र पे जब बृहस्पति गोचर करे, जब जुपिटर एग्जैक्ट उस नक्षत्र में आ जाए जिस नक्षत्र में आपका भृगु बिंदु है, देन अगेन इट विल बी अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू। यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड इवेंट्स इन योर लाइफ। गुड इवेंट्स कौन से होते हैं? पैसा आना, कोई चीज खरीदना, गाड़ी प्रॉपर्टी लेना, चाइल्ड बर्थ हो जाना, मैरिज हो जाना, ये शुभ इवेंट है, जो शुभ सेरेमनीज है या लाइफ के जो कुछ शुभ बेसिकली इवेंट माने जाते हैं, दीज आर कंसिडर्ड बेसिकली दी ऑस्पिशियस इवेंट्स। तो बृहस्पति भृगु बिंदु के नक्षत्र पे जब गोचर करेगा, एग्जैक्ट उस नक्षत्र पे आ जाएगा ट्रांजिट के दौरान, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर भृगु बिंदु जिस नक्षत्र में बैठा है उसी नक्षत्र में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है या भृगु बिंदु के साथ कोई प्लैनेट स्ट्रांगली कंजंक्ट है, तो जब उस प्लैनेट की आपको दशा आएगी या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको एक ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा, एक इंपॉर्टेंट अच्छा रिजल्ट देगा। तो ध्यान रखिएगा, भृगु बिंदु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है या एग्जैक्टली भृगु बिंदु के नक्षत्र के अंदर ही कोई और प्लैनेट भी बैठा हुआ है, सपोज मेरा भृगु बिंदु अनुराधा नक्षत्र में है और मेरा मंगल अनुराधा में है, तो मंगल की दशा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल मेरा भृगु बिंदु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है और भृगु बिंदु के साथ ही बैठा हुआ है। तो भृगु बिंदु के नक्षत्र में बैठे प्लैनेट, भृगु बिंदु के साथ बैठे प्लैनेट अपनी दशा में इंपॉर्टेंट रिजल्ट देते हैं। गुरु का गोचर भृगु बिंदु के ऊपर भी जातक को अच्छा रिजल्ट देता है। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर है। अब आपको एक और सूत्र देते हैं। देखिए, अब होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे आप ज्योतिष ज्यादा पढ़ोगे, जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पढ़ोगे, आपको रियलाइज होगा कि ऐसी बहुत सी कुंडलियां हैं जो आपकी कुंडली की तरह सेम हैं। मतलब ऐसी बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह सेम कुंडली लेके आए हैं, लेकिन उनका करियर अलग है, उनकी मैरिज अलग है,
उनकी पूरी लाइफ अलग है। तो यू विल गेट कंफ्यूज कि यार ये तो मतलब मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं ऐसे 3 लोगों को जानता हूं जिनका चार्ट मेरी तरह है सेम, इवन उसमें से 2 लोगों का तो चंद्रमा भी सेम जगह है। लेकिन थिंग इज लाइफ सबकी अलग है ना, वो बाकी 3 लोग कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं किसी और परिवार में जन्म लिया है। तो जब आप ज़्यादा कुंडलियाँ देखोगे, 2-3-4 हज़ार कुंडलियाँ देखोगे तब ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग लिखते हैं हमने 1 लाख कुंडलियाँ देख ली, तो भाई उनको तो मतलब वो तो आई डोंट नो कि किस दुनिया में वो जी रहे हैं। क्योंकि मैं सिंपल सी कैलकुलेशन लगाता हूँ कि आदमी एक दिन में 3-4 कंसल्टेशन कर सकता है, तो 1 महीने में कितनी कर लेगा? 1 महीने में कर लेगा आपकी सपोज 120 कंसल्टेशंस हो गई, या ज़्यादा कितनी हो गई 1 महीने के अंदर। तो द थिंग इज अगर आप दिन की 3 कंसल्टेशंस कर रहे हो तो आप महीने की 90 कर लोगे या 100 कर लोगे। महीने की 100 करोगे तो साल की 1200 कर लोगे। साल की 1200 करोगे तो 4-5 साल कंसल्टेशन करोगे तब जाके 5000 क्लाइंट्स होंगे। तो ये प्रैक्टिकल एक चीज लगती है। दिन के 4 क्लाइंट 4 सालों के लिए तो आपने 4-5 हजार कुंडलियां देख ली। बट सम पीपल आर क्लेमिंग हमने 1 लाख कुंडलियां देख ली। अरे भाई क्या मतलब चल रहा है? क्या 1 लाख कंसल्टेशन हो सकता है? किसी कोई कर सकता है बेसिकली। हाँ, कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गांव में जहाँ पे लाइन लगी रहती है वो तो अलग केस है। तो द थिंग इज जब आप 4-5 हजार कुंडलियां देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि काफी लोगों की कुंडलियां मैच करती है। तो अब हम क्या करें? तो मेरी आपको एक एडवाइस बताऊं। द थिंग इज नवमांश कुंडली इंडिपेंडेंटली आप यूज कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? हम ही ने ही श्लोक दिए हैं। मैंने मेरे चैनल में एग्जैक्ट श्लोक पढ़े हैं कि नवमांश को मैरिज के लिए कैसे यूज करना है, नवमांश को वेल्थ के लिए कैसे यूज करना है, नवमांश को बैड इवेंट्स के लिए कैसे यूज करना है, नवमांश को डेथ के लिए कैसे यूज करना है, नवमांश को हेल्थ के लिए कैसे यूज करना है, नवमांश को चाइल्ड बर्थ के लिए कैसे यूज करना है। नवमांश कुंडली अपने आप में कंप्लीट कुंडली है। यू कैन यूज नवमांश एज अ कंप्लीट चार्ट। जिनको इसमें डाउट है वो मेरी पुरानी वीडियोस देखो, आपको श्लोक मिल जाएंगे। एग्जैक्ट क्लासिकल टेक्स्ट से मैं बात करूंगा, नाड़ी से। सो द थिंग इज हमेशा एक कोशिश करो कि नवमांश कुंडली को गिव प्राइम इंपॉर्टेंस इन दी चार्ट, प्राइम इंपॉर्टेंस। और उसके बाद अगर आपको किसी कुंडली को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है वो है D60 चार्ट। लेकिन D60 की वही प्रॉब्लम है कि अगर वो बॉर्डर असेंडेंट आ गया या टाइम एक्यूरेट नहीं हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे BTR करने में। तो इसलिए D60 को मैं फिर भी कहता हूं कि साइड में रखिए। क्यों? क्योंकि BTR की कंफ्यूजन होगी, आप लोग को अपनी बर्थ टाइम की कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को अपनी नवमांश कुंडली तो पता होगी कि मेरी ये नवमांश है। अब द टेक्निक इज आपको जितने भी राजयोग पढ़ाए जाते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जाते हैं, जितने भी हाउस प्लैनेट रिजल्ट्स बताए जाते हैं, जितने भी लॉर्डशिप रिजल्ट्स बताए जाते हैं, ये आपको स्टडी करने हैं नवमांश कुंडली के अंदर। सो द थिंग इज नवमांश कुंडली में देखो कौन से योग बने हैं। नवमांश कुंडली को एज अ नॉर्मल चार्ट स्टडी करिए और जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने योग पढ़े हैं, जो भी आपने कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं वो उसको अप्लाई करो। हाँ, दशा अगर लगानी है, काल चक्कर दशा लगानी है तो लगन से ही कैलकुलेट होगा। चंद्रमा के नक्षत्र पता से ही कैलकुलेट होगा। विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट करनी है तो भी लगन से ही होगी। सो दशा के लिए यूज लग्न चार्ट, पर योग स्टडी करने के लिए यूज नवमांश कुंडली। एग्जाम्पल के लिए कि नवमांश का दशम घर करियर के लिए देखिए, नवमांश का 10th हाउस सी फॉर करियर। देखिए कि नवमांश के दशम घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, नवमांश का 10th लॉर्ड कहाँ जा रहा है, उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जो धनयोग हैं, धनयोग, अब मैं कुछ धनयोग आपको बताऊंगा। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन इज अ ग्रेट धनयोग। शनि शुक्र बहुत पैसा देता है जातक को, इट्स अ वेरी गुड धनयोग। सिमिलरली जेमिनी ज्योतिष में वीनस मून इज अ ग्रेट धनयोग। वीनस मून कैन ब्लेस अ पर्सन विद ग्रेट वेल्थ। किस में मेंशन है? जेमिनी ज्योतिष में मेंशन है। KN राव जी स्पेशल इसको अटेंशन देते हैं। चंद्र मंगल इज अ ग्रेट महालक्ष्मी योगा, हम सब जानते हैं। मर्कुरी वीनस इज अ ग्रेट लक्ष्मी योगा, वी ऑल नो। सिमिलरली सन जुपिटर इज अ ग्रेट राजयोग। सन जुपिटर एक बहुत जबरदस्त राजयोग है। सिमिलरली जुपिटर मार्स इज अ वेरी रॉयल राजयोग। जुपिटर मार्स सन जुपिटर, ये जो राजयोग है, चाहे जुपिटर मार्स का हो चाहे सन जुपिटर का हो, ये जातक को हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं। ये जातक को किसी हाई प्रोफाइल स्टेटस में ले जाने का पोटेंशियल
रखते हैं। सिमिलरली सैटर्न जुपिटर की युति इज अ ग्रेट राजयोगा फॉर कंसल्टेंट्स, फॉर गाइड्स, फॉर गुरुज, फॉर टीचर्स, फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, फॉर सीएज। कंसल्टिंग में जो लोग हैं उनके लिए सैटर्न जुपिटर इज ग्रेट, राइट? जुपिटर वीनस अगेन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। जुपिटर वीनस कैन मेक प्रोफेसर्स, टीचर्स, गाइड्स, कंसल्टेंट्स, गुरुज, हीलर्स बना सकता है, कैन गिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग कैपेसिटी। अब आप देखो आपके D9 कुंडली में कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्या आपके D9 कुंडली में योग हैं? अगर हैं देन इट्स वेरी गुड। D9 में कोई प्रोमिनेंट राजयोग होना जरूरी है। पैसा देख रहे हो तो D9 में सैटर्न, वीनस, मरकुरी, वीनस, मून, मार्स, कोई इंपॉर्टेंट धनयोग चाहिए। पावर देख रहे हो तो सन जुपिटर, जुपिटर मार्स, सैटर्न जुपिटर, जो पावर कनेक्टेड कॉम्बिनेशंस हैं वो D9 में होने चाहिए। सिमिलरली सूर्य शनि की युति D9 में तो हो सकता है आदमी गवर्नमेंट जॉब में हो या उसके पिता पहले गवर्नमेंट जॉब में रहे हो, घर में पेंशन की इनकम आती हो, और जातक के पिता की सेहत खराब हो जाए, जातक के पिता की आयु लॉन्जेविटी खराब हो जाए, जातक के पिता को हार्ट रिलेटेड समस्या हो जाए, नवमांश में सूर्य शनि, ये सारे जो मैं आपको योग बता रहा हूं ये D9 में अप्लाई करो। तो धनियोगों को भी D9 में आप देखो। D9 में जब आप अप्लाई करोगे देन यू विल रियलाइज कि ये जो एक आपको नया सिस्टम खोल देगा, तो आपको यू विल गेट शॉक्ड बाय द रिजल्ट्स। सिमिलरली सेकेंड लॉर्ड इन द 11th हाउस, 11th लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग है। देखो नवमांश कुंडली में आपका 11th या सेकेंड हाउस का परिवर्तन तो नहीं है। नवमांश में 11th या सेकेंड हाउस का परिवर्तन है, यू विल मेक बिग मनी इन द लाइफ, चाहे लगन कुंडली में योग ना भी हो। नवमांश में 5th या सेकेंड हाउस का परिवर्तन तो नहीं है, अगेन बिग मनी इन दी लाइफ। नवमांश में 5 या 11 हाउसेस का परिवर्तन तो नहीं है, बड़ा पैसा जातक कमाएगा। नवमांश में 5 या 9 हाउसेस का परिवर्तन तो नहीं है, अगेन वेरी गुड। नवमांश में 9th और 10th परिवर्तन में तो नहीं है, द पर्सन कैन गो टू वेरी हाई पोजीशन, धर्म कर्माधिपति योगा। नवमांश में देखो 10th हाउस में सूर्य हो, 10th लॉर्ड का सूर्य से कनेक्शन हो, गवर्नमेंट जॉब्स। नवमांश में देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन। अप्लाई नवमांश कुंडली एज अ इंडिविजुअल चार्ट और फिर आपको एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर जगह में बहुत कम बर्थ पॉसिबल हैं और आपका नवमांश चेंज होता रहेगा, राइट? नवमांश विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी 12 to 15 मिनट्स, करेक्ट? तो नवमांश 12 से 15 मिनट में चेंज होता रहेगा, तो काफी कम बर्थ उस नवमांश के साथ उस पर्टिकुलर एरिया में हुए होंगे। सो यू कैन रिलाई ऑन द नवमांश कुंडली एज अ इंडिविजुअल चार्ट। इस तरह हम नवमांश से फ्रूट ऑफ द हॉरोस्कोप देखते हैं। तो ये जो मैं आपको धनयोग पढ़ाता हूँ, जितने आपको मैंने धनयोग बताए, जुपिटर वीनस का बताया, चाहे आपको सैटर्न वीनस का बताया, मून मार्स का बताया, ये सब नवमांश में अप्लाई करो। मुझे आज भी याद है 2-3 मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ, जो काफ़ी फेमस हैं, जिनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, जो काफ़ी लोगों के गुरु हैं। तो उनके नवमांश में देखता हूं कुंडली खोल के, तो सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन, सैटर्न जुपिटर योग। सैटर्न जुपिटर क्या है? धर्म कर्माधिपति योग है। सैटर्न जुपिटर क्या है? टीचिंग कंसल्टिंग का योग है, ज्ञान का योग है। जातक को प्रोफेसर, जातक को एक ज्ञान का बेसिकली वो बना देता है, सेंटर बना देता है। पर्सन हैज अ ग्रेट नॉलेज। तो काफ़ी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका नवमांश में शनि बृहस्पति है, एंड दे आर ग्रेट कंसल्टेंट्स, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स, ग्रेट गुरुज। ओके, लोग की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। सैटर्न जुपिटर नवमांश में, नवमांश में अप्लाई करिए कॉम्बिनेशन। और वहीं नवमांश में अगर खराब कॉम्बिनेशंस हो, नवमांश में ऐसे मार्स राहु, साटन केतु, इस तरह के दुर्योग हो, तो थोड़ा दिक्कत बढ़ जाती है। सो यू कैन यूज द नवमांश कुंडली एज द इंडिपेंडेंट चार्ट, सो दैट्स नॉट अ इशू। और एक मुझे क्लासिकल टेक्स्ट याद आता है, आर सांथानाम जी की ही ट्रांसलेशन है, उसका श्लोक भी है मेरे पास, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। या और एक जेमिनी सूत्राज में एक श्लोक है। जेमिनी सूत्राज में जो आपके कृष्णमूर्ति शास्त्री जी हैं बेसिकली, ओके, सो उनकी ट्रांसलेशन है या किसी और की है, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट मैंने सब श्लोक्स के स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। सो ईरांती रंगाचार्य जी, या ईरांती रंगाचार्य जी की एक बुक है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे, ओके, ज्योतिष फल रतनमाला। ज्योतिष फल रतनमाला किताब है, ज्योतिष फल रतनमाला ज़रूर खरीदिए, ज़रूर पढ़िए, आपको एक जेन्युइन नॉलेज मिलेगी जेमिनी सूत्रास में, जेमिनी ज्योतिष पे। पढ़िए ज्योतिष फल रतनमाला को। ज्योतिष फल रतनमाला ट्रांसलेट की है ईरांती रंगाचार्य जी ने। तो ज्योतिष फल रतनमाला जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे श्लोक आएगा कि नवमांश कुंडली के लगन में अगर पाप ग्रह हैं, ये श्लोक आपको मिलेगा अगर आप बुक खरीद के पढ़ोगे। नहीं तो मैं कम्युनिटी टैब पे इसकी फोटो पोस्ट करूंगा। श्लोक आता है कि अगर आपके नवमांश के लगन में
फर्स्ट हाउस में पाप ग्रह हैं तो जातक अनफॉर्चुनेट है, जातक इज अनफॉर्चुनेट एंड जातक को हेल्थ इश्यूज होंगे, जातक के लाइफ में दिक्कत आएगी बेसिकली। मतलब इट इज सेइंग कि नवमांश कुंडली देखो, नवमांश का पहला घर देखो लगन, अगर नवमांश के लगन में पाप ग्रह बैठे हैं तो जातक को प्रॉब्लम आनी है लाइफ में, हेल्थ इश्यूज आने हैं, अनफॉर्चुनेट है जातक। अनफॉर्चुनेट मतलब उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। तो अगर नवमांश कुंडली को हम यूज नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो ऐसा श्लोक क्यों है कि नवमांश के लगन में बैठा ग्रह आपको ये रिजल्ट देगा? अगर नवमांश में सिर्फ राशियों को देखना है, अगर नवमांश में सिर्फ प्लैनेट की डिग्निटी को देखना है, तो ये पर्टिकुलर श्लोक क्यों है कि नवमांश के लगन में बैठा ग्रह ये रिजल्ट देगा? पाप ग्रह जातक को प्रॉब्लम्स देंगे, हेल्थ इश्यूज देंगे, भाग्य जातक का खराब करेंगे। क्यों ये श्लोक है? मतलब कि हम नवमांश के लगन को यूज कर सकते हैं, तो नवमांश के लगन को यूज कर सकते हैं तो नवमांश के 12 घरों को भी तो यूज कर सकते हैं। तो नवमांश को आप यूज करना सीखिए, तब आप लोग चार्ट के अंदर प्रेडिक्शंस कर पाओगे। तो वेल्थ के सूत्र आपको क्लियर हो गए, नक्षत्र के आपको सूत्र क्लियर हो गए, ट्रांजिट्स आपको क्लियर हो गया, किस में पैसा आएगा। भृगु बिंदु के अंदर के लिए मैंने आपको एक नया वो दे दिया सोचने के लिए कि आप हर प्लैनेट का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो राहु की रेफरेंस में। सो यू कैन कैलकुलेट भृगु बिंदु for almost every particular planet, correct? So that's how basically इस तरह हम चार्ट में वेल्थ एनालाइज करते हैं। तो ये जो धन वाले कॉम्बिनेशन है ना, इनको नवमांश में भी देखें। सो ऐसी कुछ चीज़ें देखिए मैं अपने कोर्सेज में भी पढ़ाता हूँ, तो जिनको एनरोल करना है, पुराने कोर्सेज में रिकॉर्डिंग्स लेनी है, दे कैन कॉन्टैक्ट। और 5 तारीख की वर्कशॉप का ध्यान रखिएगा इफ़ एनीवन वांट्स टू एनरोल। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। We'll share more secrets related to the wealth and prosperity. So thank you so much.